आप अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे हैं। ये कॉपी है साक्षी गर्ग की और ये 2017 की यूपीएससी में सिलेक्टेड है और इनकी रैंक थी 350वीं और ये निबंध की कॉपी है इनकी। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में उनकी कॉपियों को देखकर आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। एक रोड मैप आप लोगों को मिल जाता है कि आपको निबंध कैसे लिखना है, किस तरह से आपको शुरुआत करनी है। और यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस में आप देखते हैं कि 250 नंबर का निबंध का पेपर रहता है। और मैं बार बार आप लोगों से वो कह भी रहा हूँ कि निबंध के पेपर को आप लोग गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जो लोग गंभीरता से लिखते हैं और मेहनत करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनके 160, 165, 170, 175 नंबर तक आ जाते हैं 250 में से। और जो लोग सोचते हैं कि सीधा हम निबंध परीक्षा में ही लिखेंगे, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो उनके आप देखिए 30-40 नंबर आते हैं 250 में से। और यूपीएससी में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है ये आप लोग जानते होंगे। एक नंबर से आपकी रैंकिंग ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। और देखिए निबंध की अगर हम बात करें ना, तो निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मक, आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। और आपके बारे में मालूम चलता है निबंध से कहते हैं। और निबंध का मतलब होता है कोई बंधन नहीं है, आप अपनी भाषा में लिखिए और बड़ा सटीक लिखिए। और देखिए इसकी तैयारी कैसे होती है, अलग से कोई सिलेबस तो है नहीं है। अगर यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसे आप देखें तो क्या कह दिया गया है। इसमें कह दिया गया है कि उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। बस इतना कह दिया है। अब आपकी तैयारी कहाँ से होगी? जीके जीएस आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, संपादकीय पाठ पढ़ते रहते हैं, जो भी सामान्य मुद्दे हैं उन पर आपकी एक सामान्य समझ रहती है। कहीं आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, शक्तिशाली वाक्य मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है, या कोई स्टेटस यानी कि उद्धरण मिल रहा है, कोई पंक्तियां मिल रही हैं, तो उन्हें नोट कर लिया करिएगा। और उस पंक्तियों से संबंधित कहीं कोई टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए आया हुआ है तो उन पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं कि किसने वो पंक्तियां कही हैं, उस पर बात कर सकते हैं आप लोग। विषय पर केंद्रित रहना है, जो भी आप लोग सब्जेक्ट चुन रहे हैं निबंध के लिए उस पर आपको केंद्रित रहना है। ये साक्षी गर्ग है, देख लीजिए। और कहते हैं कि सभी विषयों का किंग मेकर होता है निबंध, और निबंध की जान होती है भाषा, इसलिए भाषा पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और देखिए इंट्रो 5 से 7% में आपका होना चाहिए, मेन बॉडी 86 से 90% में हो जानी चाहिए, 5 से 7% में आपका कंक्लूजन हो जाना चाहिए। बैलेंस बनाकर लिखना है निबंध, पैराग्राफ में लिखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने किस तरह से शुरुआत की है, कितने नंबर मिले हैं इन्हें। देखिए 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का इसके लिए समय रहता है आपके पास। और यहाँ देखिए परीक्षा का माध्यम हिंदी है, तो इस अनुदेश जो दिए रहते हैं ना, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब भाई आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है तो उसी भाषा में तो आप निबंध लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 1000 से 1200 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है तो इसी के बीच आपका होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए, ये याद रखिएगा। कोई पेज खाली है तो उस पर काट दीजिए। और भाषा पर आपकी पकड़ रहेगी ना, तो आपके अगर 950 शब्द लिखे हुए हैं तब अच्छे नंबर मिलेंगे, 1250 शब्द भी पहुंच जाते हैं आपके तब भी अच्छे नंबर लिखेंगे। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि कोई शब्द गिनते हुए नहीं बैठा हुआ है कि इतने शब्दों में हमने लिखा हुआ है, और चेक भी करता है जो, तो वो भी एक एक शब्द को नहीं गिनता है, वो एक अंदाजा लगा लेता है, ओवरव्यू ले लेता है। अब आप देखिए खंड ए और खंड बी, प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए। और प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे, 125-25 नंबर के 2 निबंध लिखना है। खंड ए दिया गया, सेक्शन ए, इसमें आप देखिए 4 टॉपिक दिए गए। योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। दूसरा कह रहा है कि अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है निषेध की राजनीति कम व्यवहारिक अधिक आदर्शवादी है। 4 कह रहा है महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। इन 4 पर आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है,
पर आपको लगता है जो आपको टॉपिक पसंद है, जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसे चुनना है, फिर आपको एक फ्रेमवर्क बना लेना है और फिर आपको शुरुआत कर देनी है। ठीक, तो आप देखिए इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना हुआ है, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास, चौथा टॉपिक चुना है। अब देख लीजिए इन्होंने, आप देखते हैं किसी और ने अगर महिलाओं के ऊपर कुछ कहा है तो उसकी भी आप लोग लाइनें लिख सकते थे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की लिख दी, महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम है ना ज्यादा में वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। और इस तरह की लाइनों से आप शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए महिला, आप सभी जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू, एक रथ के दो पहिए देखते हैं ना, उसी तरह आपको देखने को मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में कही गई ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती हैं, साथ ही मन में एक सवाल खड़ा करती हैं कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है, क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी देश का विकास किसी गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। इस तरह की बात लिख सकते हैं आप लोग, उसका नाम लिख सकते हैं जिसने भी कहा था। भारत जैसे देश हेतु जो यह कथन और भी महत्वपूर्ण व विचारणीय हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी लगभग 48% आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी को लिए बिना हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है। क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल होकर ही मात्र पर देश की जीडीपी में योगदान दे सकती हैं, या फिर बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा। और यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबर भागीदारी से देश की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि की जा सकती है। अगर किसी संस्था ने कोई रिपोर्ट दी हुई है, उन आंकड़ों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम ला सकती है। महिलाओं की सामाजिक भागीदारी महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच करा देने पर वे पढ़ी लिखी, जागरूक, वार्षिक तार्किक आधार पर चिंतनशील बनती हैं। इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं कम होंगी। साथ ही महिलाएं गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत पेशों और के प्रति जागरूक होंगी। ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। शिक्षित महिला को स्वच्छता, साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि वे कीटाणु, विषाणु, इनके होने वाले संक्रामक बीमारियों को समझती हैं। आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 7% की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि स्वच्छता का अति ध्यान देने में से कुपोषण, खेतों में शौच, डेंगू, डायरिया आदि बीमारियों पर होने वाली सरकारी खर्च कम होगा। और साथ ही आप देखिए गर्भावस्था के समय नियमित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगी। क्या करेगी? बल प्रदान करेगी। और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता, कर्तव्यनिष्ठा, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। बनाई जा रही नीतियां आम जनता, महिला दशा, बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल होगी, क्योंकि महिलाएं घर, समाज, परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर से समझती हैं। और आप देखिए यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। और अर्थात महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण से पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं की भागीदारी का अन्य आयाम पर्यावरण के संदर्भ में भी उभरता है। और प्रस्तुत महिला भागीदारी से हम घर में जलाए जा रहे चूल्हों से होने वाले प्रदूषण से प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। अतार्किक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। घर में महिलाएं यदि बिजली का मितव्ययी तरीके से उपयोग कर पानी की बर्बादी ना होने दें तो हम बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। और इस तरह हुआ विकास हरित विकास होगा, जिससे हरित संकल्प, घरेलू उत्पाद व हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। और यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, और यदि वह हरित नहीं है तो वह भविष्य ही नहीं होगा।
वर्ल्ड बैंक की देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहा जलवायु परिवर्तन, आपदा, सूखा, बाढ़, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना पीछे ले जाता है और तथा इस स्थिति को पुनः बहाल करने में वापस बरसों लग जाते हैं। अतः देश के सतत विकास में महिला भागीदारी की अद्वितीय भूमिका है। सतत विकास, समावेशी विकास, महिला भागीदारी, हरित स्वावलंबित विकास और वस्तुतः महिला भागीदारी से देश को आत्मबल प्रदान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे वही कार्य मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा कर सकता हूँ। इस तरह के उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। यद्यपि आज हमारे देश की परिस्थिति चिंताजनक है। जनसंख्या का 48% होने के बावजूद हमारे भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी मात्र 22% है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो और गिरकर 11% हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट जेंडर इनक्वालिटी गैप इंडेक्स में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों आधारों पर दयनीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। और संयुक्त राष्ट्र की जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी इस तथ्य में से सामंजस्य प्रस्तुत करती है। अब आप देखिए, इन्हें सुझाव दिए गए हैं कुछ। आप लोगों से कहता हूँ प्रैक्टिस किया करिएगा, कॉपी चेक करवाया करिएगा आप लोग। भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति के सकारात्मक पक्ष का भी उल्लेख कर दीजिए। अब देखिए, नेगेटिव मत लिखिएगा, कुछ सकारात्मक भी लिख दीजिए। एक सिक्के को दो पहलू होते हैं, तो आप देखिए अच्छाई भी है तो बुराई भी है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा में हम तत्परता से प्रयास करें। भारत सरकार ने इस दिशा में अति सक्रियता दिखाई है और आप देखें, सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, श्रम भागीदारी, सुरक्षा, सम्मान आदि हेतु सैकड़ों योजना, नीति, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिला बाल विकास मंत्रालय नाम से समर्पित मंत्रालय बनाया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर एक तिहाई आरक्षण, मनरेगा में आरक्षण, मातृत्व सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही वर्क प्लेस बिल 2012, विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल यौन अत्याचार प्रतिषेध रोकथाम निवारण अधिनियम 2013, मातृ सुरक्षा विधेयक आदि के माध्यम से सुलभ स्वयं भागीदारी का प्रयास किया गया। अब आप देखिए, अभी आप लोग लिखेंगे तो लोकसभा में जो विधानसभा और लोकसभा में जो एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का बिल कानून आया ना, उसका उल्लेख कर सकते हैं आप। यद्यपि इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। कार्यस्थल से जुड़ी महिलाओं को आप देखते हैं कि दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, इन सब में लगाकर पलीता, निज घर बाहर बसाइए, घर की सबसे बड़ी थाली में भात भर कर पसारिए। अर्थात समाज में अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। महिला भागीदारी में सरकार, प्रशासन के साथ साथ निजी क्षेत्र व गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम देश के कुछ केस स्टडी देख सकते हैं। और केस स्टडी एक हरियाणा सरकार द्वारा स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील की मदद से महिला सहभागिता बढ़ाने पर अनेक सशक्तिकृत करने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। केस स्टडी दूसरा, महाराष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर महिलाओं को मोबिलाइज किया। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण लें। इसके परिणाम स्वरूप कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी आर्थिक सहभागिता से तेजी से बढ़ी है। इन अनोखे उदाहरण को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए और प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही उपरोक्त सभी प्रयासों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिलावार महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग प्रदान किए जाए, जिससे प्रत्येक जिला अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर उसे और सुधारने का प्रयास प्रतिस्पर्धी तरीके से करे। ये भी कर सकते हैं। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्षी के लिए मुश्किल होगा। देश के दोनों पंखों, स्त्री पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूपी पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा और इस पथ पर अग्रसरित होकर हम जल्द ही विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकते हैं। अब आप देखिए, 125 में से इन्हें 60 नंबर दिए गए। कितने? 60 नंबर मिले हैं। अच्छी बात है। आप लोग भी, मैं कहता हूं, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यही निबंध आप कॉपी करके अपनी कॉपी पर उतारिए। अब देखिए, खंड भी है, सेक्शन भी, ये भी 125 नंबर का है।
इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से एक चुनना है आपको। खाद्य सुरक्षा के लिए भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहे जीएसटी सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम। तीसरा कह रहा है भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की बात हो रही है। अब आप देखिए ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की इन्होंने दूसरा टॉपिक चुना है। इसमें क्या चुना है? ये चौथा देखिए, ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव के विकास की चौथा इनने सब्जेक्ट यानी कि विषय चुना है लिखने के लिए। अब आप देखिए, हमारे भारत वर्ष की आत्मा गांव में बसती है, परंतु आज आधुनिकीकरण के दौर में गांव द्वंद्वात्मक स्थिति में से गुजर रहे हैं। यह है अतीत व भविष्य के गांव का द्वंद्व। अतीत के गांवों पर दृष्टिपात करें तो एक सुखमय छवि दिखाई देती है। खिलखिलाते सरसों के खेत, धूल उड़ाती कच्ची सड़कें, मैदानों में खेलते बच्चे, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाते बुजुर्ग, चौक से घड़ा बनाता कुम्हार, धीमी गति से चलती सुकून भरी जिंदगी, सड़कों के किनारे चूल्हे में बनती दाल, संयुक्त परिवार। और आप देखेंगे एक व्यक्ति की खुशी में झूमता पूरा गांव नजर आता है। पहले आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कि किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, पूरा गांव एक होकर लग जाता था। आप देखिए आजकल के समय में कुछ भी पड़ोसी के यहाँ हो रहा है, पड़ोसी जा नहीं रहा है उसका। प्राचीन काल, अंग्रेजी शासनकाल तथा आजाद भारत में ग्रामीण परिस्थितियों का उल्लेख भी करें, ये भी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चिमनियों से निकलते धुएं, चमचमाकी पक्की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, सरपट दौड़ती गाड़ियां, एकल परिवार, पड़ोसी से अनजान, तेजी से चलती जिंदगी, वृद्धाश्रम में रह रहे माता पिता, प्रदूषण से बिलखते बच्चे जैसी परिस्थिति जो आज शहरों की है वही भविष्य में गांव की प्रतीत होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे गांव चाहिए। हमारे सामने 3 विकल्प प्रस्तुत होते हैं: भविष्य का शहर जैसा विकसित गांव, अतीत का सुखमय शांत संतुष्ट गांव, या फिर दोनों का समन्वय। तो आप देखेंगे इन दोनों पक्षों की चर्चा करें और जिसमें से एक सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अमूलचूल परिवर्तन की हिमायती तथा दूसरा जो ग्रामीण विकास में सरकारी हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारता है। ये सुझाव दिया रहे। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पक्ष विपक्ष के आधार पर परख लेते हैं। भविष्य का शहर जैसा विकसित गांव जहां बड़े बड़े स्कूल, स्वास्थ्य चिकित्सालय होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी और इससे पूरा भारत विकासशील से आगे बढ़ता हुआ विकसित होने के पथ पर अग्रसर होगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह हमारा भारत भी चमकता हुआ प्रतीत होगा। और आप देखेंगे परंतु यह स्वप्न मात्र हो सकता है क्योंकि हमारे देश की 60% से भी ज़्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है। इतने बड़े क्षेत्र में को शहरी परिभाषा के आधार पर विकसित करना अति संयुक्ति होगी। साथ ही यह विकास का मॉडल ब्रिटेन की संकल्पना पर तो उचित प्रकट होता है परंतु भारत की नहीं। और तो फिर क्या हमें अतीत के गांव से ही समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि भविष्य के गांव तो गांव ही नहीं रहे, ये तो ग्राममय हो गए। तेजी से बढ़ रहे शहरों की इमारतें गांव की ओर सरक रही हैं, जिनके बोझ में दफनाई जा रही गांव की जिंदा दिली। ये गांव तो गांव ही नहीं रहे। ऐसे भयावह पथ पर चलने से अच्छा है कि हम अपनी पुरानी स्थिति से समझौता कर लें और जैसे थे वैसे ही रहें। सुख, संतोष, स्वच्छता, समन्वय, प्यार, एकता, सहानुभूति से भरा वातावरण ही उपयुक्त है। परंतु आज वैश्वीकरण के दौर में तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। किताबें, हॉस्पिटल, न्याय, राजनीति सब एक मोबाइल के अंदर समाहित होते जा रहे हैं और बंद बर्तन में तो पवित्र से पवित्र चीज भी सड़ जाती है। इसलिए हमें आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना होगा। और इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तीसरे विकल्प का मार्ग उचित प्रतीत होता है, सामंजस्य अर्थात ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए ग्रामीण विकास। और हम साध्य तो मिल गया तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि साध्य को पाने का माध्यम क्या हो। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर कार्य करने की आवश्यकता है। और ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था सदैव कुटीर उद्योगों पर टिकी है, अतः कुटीर, लघु, करघा उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में गांव के कुटीर उद्योगों को पर्याप्त वित्त व कच्चा माल उपलब्ध कराना जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आधुनिक वस्तुओं की मांग, डिजाइन आदि के बारे में बताया जाना चाहिए। खादी जो देश का प्रतीक हुआ करती थी उसे पुनः राष्ट्रीय गौरव बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़ा बाजार खड़ा करना होगा। और आप देखें यदि खादी की
ब्रांडिंग कर दी जाए। स्कूलों अधिकारी नेतागणों की यूनिफॉर्म, ट्रेन, बस कर्मचारियों की पोशाक, सब जगह खादी अनिवार्य करें तो वहाँ बड़ा बाजार प्राप्त होगा। और इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान संपूर्ण देश का पेट भरने में सक्षम हो सकें और हमारी कृषि किसान भाई जेब भरने में सक्षम हो सके। नई नई प्रौद्योगिकी आविष्कार के माध्यम से कृषि को सुरक्षित व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। और आपके साथ ही प्रसंस्करण उद्योग, बाजार से प्रत्यक्ष संबंध आदि करके न सिर्फ छिपी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, अपितु युवाओं का भी कृषि की को और आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। और गांव में बनते मिट्टी के दियों, घड़ों के गुणों को इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे इन्हें बड़ा बाजार प्राप्त हो सके, साथ ही नगर का पैसा गांव में आ सके। और ग्रामीण समाज में संस्थागत पेशा न होने के कारण बड़े स्तर पर मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषण देखने को मिलता है। निजी उद्योगों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सहयोग से यहाँ हॉस्पिटल खोले जाएं, साथ ही पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाया जाए और जिससे संस्थागत पेशा को बढ़ावा मिले। और इसी तरह के कार्य शिक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, महिला सुरक्षा के संबंध में किए जा सकते हैं। और गांव के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देकर शहर की सुविधाएं गांव में पहुंचाई जा सकती हैं, जहां ई शिक्षा, ई हॉस्पिटल, ई बाजार, ई कृषि को बढ़ावा मिलेगा और गांव का व्यक्ति अपने परिवेश में रहते हुए विदेश तक की सहायता, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। और गांव में क्लस्टर आधारित ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जा सकता है और इसके लिए आप देखेंगे रोड कनेक्टिविटी, स्वच्छता, शौचालय, आराम गृह बनाए जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही गांवों की खूबसूरती, जैव विविधता, अनोखी कारीगरी आदि की ब्रांडिंग कर उन्हें उसे पर्यटकों के आकर्षण लायक बनाया जाने की आवश्यकता है। और इसके ग्रामीण विकास होगा, रोजगार मिलेगा, साथ ही ग्रामीण संस्कृति का विकास सुदूर तक होगा। राजनीतिक स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। गांधी जी ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब तक गाँव को उनकी राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती तब तक देश की आज़ादी अधूरी है। अर्थात हमें नीचे से ऊपर की ओर शासन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ग्राम सभा को शक्तियाँ, आधुनिक संसाधन प्रदान किए जाएं, जिससे वे गाँव की आवश्यकताओं की भली भांति समझकर स्वयं समाधान की रणनीति बनाएं और उसे लागू करें। और इस आधार पर कह सकते हैं कि गाँव को शहर में परिवर्तित करने की बजाय स्मार्ट बना दिया जाना बेहतर है। और इस विकल्प का एक और आयाम उभरता है, शहरों पर बढ़ता बोझ नामक समस्या का समाधान होगा। आधुनिक सुविधाएं, रोजगार की चाहत में बड़ी ग्रामीण आबादी शहरों की ओर प्रवास कर रही है, जिससे शहरी गरीबी, शहरी बाढ़ जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए जनांकिकीय संतुलन भी बिगड़ता है, अर्थात कृषि का स्थिरीकरण, अकेले गाँव में रहते वृद्ध आदि सभी समस्याओं का निराकरण इसी में है कि गाँव में स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भारत सरकार आप देखिए इस दिशा में तेजी से प्रयत्नशील है। इसी परिकल्पना को साकार करने हेतु महान भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया का सिद्धांत दिया। पुनः सरकार द्वारा अर्बन मिशन लाया गया, जिसका तात्पर्य है रूरल अर्बन मिशन। और भारत सरकार ई नाम, किसान पोर्टल, खादी विकास कार्यक्रम, मुद्रा बैंक, स्टार्टअप, स्टैंड अप, उड़ान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, मेरा देश मेरा गौरव, डिजिटल साक्षरता मिशन, उज्ज्वला, जननी शिशु सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा अभियान, किलकारी माँ, अतिथि देवो भव आदि अनेक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास करने को प्रयासरत। यहाँ आप देखिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों की स्थापना, हरित दुग्ध क्रांति, सामाजिक भौतिकी कार्यक्रम, मनरेगा, इनका उल्लेख कर सकते हैं। वास्तव में यह संकल्पना ही उज्जवल भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहां आप देखिए स्मार्ट गांव व स्मार्ट शहर मिलकर स्मार्ट व विकसित भारत को चरितार्थ कर सकते हैं। इस परिकल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु सरकार के साथ साथ निजी सेक्टर व आम जनता, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अर्थात 4P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप के आधार पर आप देखते हैं कि ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए आधुनिक विकसित गांव का निर्माण किया जा सकता है। निबंध संदर्भ में पूरा नहीं लिखा जा सका। ये आप देखिए 25 नंबर दिए गए हैं 125 में से। और देखिए इनका पेज खाली था ना, तो ये काट दिया। इस तरह से आपको करना है। विकसित भारत, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गाँव। अगर आप देखिए इन्हें जो सुझाव दिए गए वो पूरे किए होते तो और अच्छा नंबर में लेते इन्हें। तो 250 में से आप देखिए इन्हें कितने नंबर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए।
85 नंबर दिए गए 250 में से। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आप लोगों से कह भी रहा हूँ कि एक समय मुझे ये आशा है, आप लोगों से उम्मीद भी है कि आपकी कॉपी भी इसी तरह से देखी जाएगी और आपका भी बताया जाएगा कि आप इस तरह से लिखिए आने वाले बच्चों के लिए। ये तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो भेज सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़िए आप लोग। धन्यवाद।